थे चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर तीखा हमला। सरकार, पुलिस और सिस्टम पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के धरने और उनके तीखे भाषण के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। उन्होंने सरकार, प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में हलचल सी मच गई है। रोटी, रोजगार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन, न्याय तो दे नहीं सकते। ये निकम्मी सरकारें हमारे लोगों को उनकी खाल खींचने काम करती। दरअसल एक धरने के दौरान दिए गए अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के कमजोर वर्गों यानी कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा और सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम सभी को समान न्याय देना होता है, लेकिन उनके अनुसार जमीनी स्तर पर हालात अलग है। भाषण में उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए और ये कहते हुए कहा कि कई मामलों में गरीबों पर सख्ती होती है, जबकि प्रभावशाली लोगों पर कार्यवाही तक नहीं की जाती। अपने संबोधन में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि आम जनता गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों से लगातार परेशान होती आ रही है और आर्थिक दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में एफआईआर और कानूनी धाराओं का इस्तेमाल असामान्य तरीके से किया जाता है, जिससे आम लोगों में डर और असंतोष का माहौल बनता है। लेकिन अब उनके इस भाषण के बाद उनका आक्रामक अंदाज नजर आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर पीड़ितों को वक्त रहते न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि उनके भाषण के दौरान समर्थकों में भारी जोश देखने को मिला। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बना हुआ है। एक तरफ समर्थक हैं जो इसे जन आंदोलन बताते हैं, तो दूसरी ओर विरोधी हैं जो इसे राजनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इस धरने और बयानबाजी का क्या असर होगा, ये देखना अहम होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या आगे चलकर ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद उन पीड़ित परिवारों से मिल पाएंगे जिनकी बात वो अपने भाषण में कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या दलित भी उनका साथ 2027 के चुनावों में देंगे या नहीं देंगे। देखने वाली बात तो यहाँ पर यह भी होगी कि क्या वो 2027 के चुनावों में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। ये भी अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल। एक गांव पड़ता है, एक महीना पहले नारायणपुर छांगा, उस गांव में बाबा साहब की मूर्ति को लेके और एक रात के अंधेरे में एक मारपीट जो है, जिसमें 16 तारीख की घटना में 17 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा भी तब दर्ज हुआ जब मैंने उसमें खुद इन्वॉल्वमेंट किया। मुझे कहीं से एक एप्लीकेशन मिली जिसमें पीड़ित का नाम था मलखान था। मैंने फोन किया तो एक बिटिया से मेरी बात हुई। उसने मुझे सारी बात बताई कि हम थाने में हैं और आई थिंक 2:30 बज रहे थे दोपहर के, क्योंकि भैया हमारा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। तो मैंने वहाँ जो एडिशनल एसपी उनसे बात की। मैंने कहा कि भाई जब पीड़ित आपके यहाँ राजसक थाने में है तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं कि अभी कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि वो इस बात पर बल दे रहे थे कि जिस आदमी का नाम जो मुख्य उसमें आरोपी, उसका नाम हटा दिया जाए और कुछ लाइनें उस एप्लीकेशन की। लेकिन जहाँ फिर उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ 17 तारीख को। लेकिन आपको जान के बड़ा अचंभा सा लगेगा कि 18 तारीख में पीड़ितों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। 17 तारीख में तो पीड़ितों का मुकदमा दर्ज हुआ और 18 तारीख में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। और 17 तारीख के मुकदमे में जहां 2 महिलाओं को इंजरी थी, एक लड़के को भी यहाँ इंजरी थी, उसमें कोई एक भी धारा ऐसी नहीं लगी जो नॉन बेलेबल या जिसमें गिरफ्तारी जैसी नौबत आ जाए। लेकिन जो 18 तारीख में मुकदमा हुआ पीड़ितों पे, उसमें 307 बिना मेडिकल के पुलिस ने लगा दी। अब उसमें एक वीडियो वायरल हुई जो महिलाओं के, जिसमें महिलाएं कह रही है कि भाई जब हम मर जाए तब मत आना। तो मैं जब वो वीडियो मेरे पास पहुंची, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाकर पीड़ितों का हाल जानूं। मैं उनका हाल जानने के लिए निकला था। पुलिस ने मुझसे कहा कि हम आपकी उनसे वार्ता कराएंगे सकारात्मक माहौल में, और यहाँ मुझसे आग्रह किया कि यहाँ रुक जाऊँ, वहाँ के माहौल को जरा ठीक करवा लेते हैं। तो यहाँ ला के जो है गेट बंद करवा के डिटेन कर लिया फोर्स लगा के।
मैंने इनसे ये भी कहा कि भाई आप एक काम करो, आप मुझे कम संख्या में ले चलो, और अगर वो भी आपके संभव नहीं है, आप वैसे तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी है, तो मुझे अपनी गाड़ी बिठा के ले चलो। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है, जो महिलाएं कह रही है कि हमें हमारे भाई को यहाँ आना चाहिए, हमारे बेटे को आना चाहिए, जब हम मर जाएंगे तो तब क्या करेंगे आके, तो कम से कम इस आजाद उत्तर प्रदेश में मेरा उनसे इंटरेक्शन तो करा दो, मैं अपने लोगों से उनकी बात तो सुन लूं। तो उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, और मैंने उनसे आग्रह किया कि अगर मुझे भी नहीं ले जा सकते तो उस परिवार को यहाँ ले आओ, जिससे कि मैं उनकी बात को सुन लूं। अगर आप ये तीनों काम नहीं कर रहे तो इससे पता लगता है कि आप चाहते नहीं मैं वहां जाऊं। इसका मतलब आपको चीजों को छिपाना है, और आप पूर्ण रूप से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के लोगों के साथ खड़े, क्योंकि आरोपी उसमें वो हैं जो पिछली बार वहां से चुनाव लड़े, अजय प्रताप, उन्हीं वही मुख्य आरोपी हैं। आप उनको बचाने के लिए सारे जो है कंधे अपना रहे हैं। ये लोकतंत्र में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी हत्या है। अगर मैं एक चुनाव सांसद होने के बावजूद अपने ही लोगों से जो पीड़ित है मिलने नहीं जा सकता, तो मैं और आपको सोचना चाहिए तो पीड़ितों की आवाज उठेगी कैसे, उनको न्याय मिलेगा कैसे। उनके लगातार वीडियो आ रहे हैं कि अब हम पे दबाव बनाया जा रहा है फैसला करने के लिए। अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे फैसला करो ठीक है, वरना हमें फैसला करवाने के और भी तरीके आते हैं। ऐसे में क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? बड़ी चिंता के साथ और संविधान का पालन करते हुए हम लोग अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता चाहते हैं कि उस परिवार की मदद हो। और जो भय का माहौल पीड़ितों द्वारा बताया जा रहा है, और हालांकि ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अगर ये माहौल को पुलिस सुधार नहीं सकती तो फिर कैसे कानून व्यवस्था बहाल होगी, कैसे कानून व्यवस्था पे अमल होगा, कैसे खाकी के प्रति इकबाल बुलंद होगा, कैसे पीड़ितों में जो है ये डर भय का माहौल खत्म होगा। इसका जवाब सरकार को पुलिस को देना। लगातार वार्ता हुई पुलिस के अधिकारियों से, वहां के एडिशनल एसपी और सीओ भी आए। पीड़ित परिवार से मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने इच्छा जताई थी कि आप गांव में आ जाओ, यहाँ बहुत बुरा हाल है, आप आके देखो, आपको कुछ समय पता लग जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है या सही। लेकिन अब पुलिस जो है बाधा बन के खड़ी होगी। जैसे आप जो है माहौल खराब है, आप जाने की जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उल्टा सीधा इस तरह के ब्लेम लगाने लग जाएंगे। मैं तो फिर भी चाहता हूँ आप भी कुछ सोचिए, अगर कल ये हिंसा आपके साथ हो जाए और आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपकी पीड़ा जानने के लिए आना चाहे, तो क्या उसको लोकतंत्र में आने की इजाजत नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है कि जिस लोकसभा चुनाव सांसद हूं उसके बैरिकेडिंग के बराबर में, उसके बॉर्डर के बराबर में 20 किलोमीटर मुझे जाने की इजाजत नहीं है। इसका जवाब जो है जिला प्रशासन को यहाँ मुरादाबाद को देना चाहिए। मैं तो लगातार अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम पीड़ित परिवार से आपकी बात कराएंगे। मैं इस बात पे भी सहमत हूँ कि यही करा दो, बुला दो, लेकिन अगर आप बुला के बात में नहीं करा सकते तो मैं कैसे मानूं कि मेरे लोग वहां सुरक्षित, कैसे उनके साथ अन्याय होगा? इस बात की गारंटी कौन देगा? उनकी पुलिस के रहते, एडमिनिस्ट्रेशन रहते तो उनपे हिंसा हुई, उनके रहते तो उनकी एफआईआर में कोई ऑफेंस ऐसा नहीं है जो नॉन अवेलेबल हो, लेकिन उनके ऊपर जो एफआईआर हुई दबाव डाल के फैसला कराने के लिए, उसमें 307 बिना मेडिकल के आपने लगा दी। उल्टा तो आप पीड़ितों का दमन कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके आवाज उठाना, उनके साथ खड़ा होना जिम्मेदारी है। घटना के 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1 महीने के बाद ही आपको वहां का ध्यान आया या वीडियो देख के आप? मेरी एफआईआर, मैंने एफआईआर में जब एफआईआर नहीं तो मैंने उसमें अपना जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने अदा की, लेकिन पुलिस अपना काम ही नहीं कर रही है। पुलिस काम नहीं कर रही है, उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आया परसों, तो परसों मैंने तय कर लिया कि मुझे वहां जाना है। अगर देखिए मैं वहां जाता कहूं, पहले आप इस बात को समझिए, जहां पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हो जाए, सरकार खड़ी जाए, जहां पुलिस कानूनी रूप से सही काम कर रही है वहां मुझे जाने की जरूरत क्या है? ऐसे तो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश रोज हर जिले में कोई ना कोई घटना हो रही है। अभी मेरे को एक लड़की की जो है हत्या हुई, तो जब पुलिस ने सही काम कर दिया तो फिर वहां जाके क्या करना है? लेकिन जहां पीड़ित ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास आके हमें मदद कराओ, तो वहां नैतिकता के आधार पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल। अगर वो वीडियो जारी करके ये ना कहते कि हमें भय नहीं है, तो फिर मैं वहां क्या करने जाता? जब वो वीडियो जारी करके अपील कर रहे हैं, तो ये तो पुलिस का फेलियर है ना एडमिनिस्ट्रेशन का। वीडियो के जरिए आपसे मदद मांगी उन्होंने। हाँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाकर उनकी मदद कराऊं, लेकिन पुलिस उसमें जो है अवरोध पैदा कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में अवरोध पैदा कर रहा है, सरकार उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रही है। तो ऐसे सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कहते थे कि हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, तो यमराज जो है वो तभी क्यों आता है जब आरोपी जो है सरकार से जुड़ा हुआ ना हो। लेकिन जैसे आरोपी सरकार के पक्ष से जुड़ा हुआ था तो यमराज कहाँ चला जाता है? छुट्टी पे गए।
आज अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे सवाल खड़ा हुआ है, आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई है, तो फिर पुलिस की जो प्रणाली, कार्यप्रणाली, वो निष्पक्ष क्यों नहीं है? क्यों पीड़ितों के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज हो गया 2 दिन बाद? अगर इस सरकार में सत्ता पक्ष के लोग भी पहले दिन अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा पा रहे, तो इसका मतलब क्या सरकार जो है सत्ता पक्ष की नहीं सुन रही? लेकिन 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि वहां उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो डर और भय के साए में, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग जाकर उनकी मदद करें। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? अगर पुलिस वार्ता कराने में फेल हो जाती है तो ये माना जाएगा कि पुलिस हमें गुमराह कर दी। आज नहीं जाने देंगे तो कल जाएंगे। भाई आज हम सरकार तो नहीं है कि उन अधिकारियों को जिन्होंने काम सही नहीं किया उनको सस्पेंड कर दें या उनका ट्रांसफर कर दें, या उन्होंने जिस तरह से जो झूठा मुकदमा दर्ज किया और झूठे मुकदमे हम खत्म कर दिए, तो पुलिस को ही खत्म करना है। तो उनके सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे, डीआईजी से बात करें, कमिश्नर से बात करें, उसके बाद भी हल निकलेगा और जाना ही पड़ा और वो पुलिस रोकने काम करेगी तो और तरीका अपनाएंगे जाने के। लेकिन अभी हम संवैधानिक रूप से अपनी जो है जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं बनेगा तो फिर उंगली तिरछी भी करेंगे।